भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं गुरुदेव द्वारा रचित पुस्तक ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जिसके प्रस्तुतकर्ता परम आदरणीय डॉक्टर अमरनाथ सारस्वत व संगीता सारस्वत जी हैं। बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उन बैक्टीरिया को ये बैक्टीरियोफाज वायरस मार देते हैं। तो इसीलिए गंगा का पानी वर्षों तक खराब नहीं होता अगर आप स्टोर करके रखें तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि उदाहरण के लिए सूक्ष्म जीवियों को ही लें, जिनकी शरीर रचना को जीव विज्ञान के द्वारा एक कोशीय से लेकर कई कोशीय जीवों की श्रेणियों में विभक्त किया है। इन जीवों की विविध जातियां होती हैं। सूक्ष्म जीवियों की तरह सरलतम जीवधारी वायरस, जिसे हिंदी में विषाणु कहते हैं। वायरस अपने आप में एक कोशीय नहीं होता, इसमें केवल एक न्यूक्लिक अम्ल होता है, कभी डीएनए और कभी आरएनए। वायरस भी अपने से अपने जैसी अनंत प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है, अर्थात ये जीवित है, जीवधारी है, पर यह कार्य परपोषी कोशिका के अंदर ही कर सकते हैं। पर ये वाला काम वायरस अपने जैसे वायरस बनाने का काम किसी अन्य कोशिका के अंदर घुस करके कर सकते हैं। जीवाणुओं की किस्मों की विविधताओं तथा व्यवहार की भिन्नताओं के कारण सूक्ष्म जीव विज्ञान की आज अनेक शाखाएं हैं। और गुरुदेव आपको ये जो जीव विज्ञान के बारे में इतना कुछ बता रहे हैं ना, तो उसका उपयोग अब आगे बताएंगे कि इस सूक्ष्म जीव विज्ञान का कितना उपयोग इंडस्ट्री में हो रहा है, किन किन कामों के लिए हो रहा है। अनेक तरह की दवाइयां, अनेक तरह के हार्मोन, अनेक तरह की केमिकल्स हम लोग जीवधारियों से बना रहे हैं। पहले जिसके लिए हत्या करनी पड़ती थी अनेक जानवरों की, अब केवल इन सूक्ष्म जीवधारियों को ऑर्डर दे करके वो उनसे बनवा लिया जाता है। जीवाणुओं की किस्मों की विविधताओं तथा व्यवहार की भिन्नताओं के कारण की सूक्ष्म जीव विज्ञान की आज अनेक शाखाएं हैं। वायरोलॉजी मतलब वायरस की स्टडी, मतलब विषाणुओं की स्टडी, संक्रामक रोगों के जीवाणुओं का अध्ययन करती है। निरोग विज्ञान के अंतर्गत संक्रामक रोग के जीवाणु जिन जीवों पर आक्रमण करते हैं उनकी प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। जान पादित रोग विज्ञान के अंतर्गत रोगोत्पादक सूक्ष्म जीवों के जीवन विकास और विहार तथा इनके संभावित नियंत्रण के उपायों का अध्ययन होता है। अर्थात इसमें जीवधारियों का जीवन क्रम कैसे चलता है और उनको कैसे मारा जा सकता है, बैक्टीरिया कैसे बढ़ते हैं, किस क्या क्या चाहते हैं, किस तरह के खाने पे रहते हैं, उनको कैसे मारा जाए, इन सब बातों पे ध्यान दे करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनका उपयोग करते हैं कि बीमारियों की रोकथाम कैसे की जाए। और कीमोथेरेपी में सूक्ष्म जीवों के विनाश के साधनों का अध्ययन होता है आदि। आपको पता है जो पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनी वो कहां से बनी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक तरह के बीमारी के कीटाणु हैं और वो कीटाणुओं का अध्ययन कर रहे थे, बीमारी के कीटाणुओं का। जिस कांच की तश्तरी में जीवाणुओं को वो संवर्धन करते थे, कल्चर करते थे, उसमें एक बार गलती से फफूंदी लग गई। उन्होंने देखा वो फफूंदी वाली तश्तरी में सारे जीवाणु मर गए। उन्होंने सोचा इसका मतलब फफूंदी ने कुछ ऐसा केमिकल पैदा किया जिससे सारे जीवाणु मर गए। बाद में उन्होंने देखा कि वो जो फफूंदी थी उसने एक केमिकल बनाया जिसका नाम था पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनी और उसी के कारण सारे जीवाणु मर गए। तो इसके द्वारा पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उदय हुआ, की खोज हुई। प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवियों की विभिन्न नस्लें जिस पदार्थ में पैदा की जाती हैं उस पदार्थ को संवर्धन माध्यम कहा जाता है। हमने आपको बताया कि जब जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है, तो उनको प्रयोगशाला में रहने के लिए स्थान दिया जाता है। मतलब जैसे एक मनुष्य की क्या इच्छाएं होती हैं, उनकी 3 रिक्वायरमेंट है मनुष्य की, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी कपड़ा तो बहुत आवश्यक है मनुष्य के लिए और मकान भी रहने का, लेकिन जो छोटे जीवाणु हैं उन्हें कपड़ा पहनना नहीं, उनके लिए केवल रोटी और मकान चाहिए, रहने के लिए स्थान हो और खाने के लिए कोई चीज हो।
तो जो बैक्टीरिया ग्रो किए जाते हैं लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, तो बैक्टीरिया को कांच की एक छोटी तस्तरी में ग्रो करते हैं, उसे पेट्री डिश कहते हैं। तो जो कांच की छोटी तस्तरी होती है उसमें संवर्धन माध्यम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कल्चर मीडियम एक डाल दिया जाता है। कल्चर मीडियम आमतौर पे न्यूट्रिएंट अगार होता है, उसमें अंडे की जर्दी और खाने पीने की ग्लूकोज और ये थोड़ी बहुत चीजें मिला के कल्चर मीडियम, मतलब बैक्टीरिया के खाने के लिए भोज्य पदार्थ तैयार कर दिया और कांच की तश्ती में रख दिया, तो बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर जाते हैं। तो गुरुदेव उसी को बता रहे हैं, प्रयोगशाला में अर्थात लेबोरेटरी में सूक्ष्म जीवियों अर्थात छोटे छोटे बैक्टीरिया को विभिन्न नस्लें जिस पदार्थ में पैदा की जाती हैं, उस पदार्थ को कल्चर मीडियम या संवर्धन माध्यम कहा जाता है। संवर्धन माध्यम में समभागी जीवाणु समूह पैदा कर जीव रासायनिक प्रतिक्रिया का अध्ययन होता है। तो ये गुरुदेव यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं। जैसे आप लोगों के घरों में कभी किसी को पेशाब में जलन हुई होगी तो डॉक्टर ने कहा होगा यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। अब साहब पता लगाइए कि कौन से बैक्टीरिया से ये यूटीआई वाले कौन सी दवाई से ये यूटीआई पैदा करने वाले बैक्टीरिया मरेंगे। तो डॉक्टर क्या कहता है, इसका कल्चर करा लीजिए, कल्चर और एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी करा लीजिए। आप जाते हैं, एक यूरिन का सैंपल दे आते हैं पैथोलॉजी लैब में, पैथोलॉजी लैब वाले क्या करते हैं, एक कांच की तश्तरी में न्यूट्रिएंट एगार मीडियम रखते हैं और उस न्यूट्रिएंट एगार मीडियम में बहुत सारे आपके यूरिन की बूंदें डाल देते हैं अलग अलग, और प्रत्येक बूंद के पास एक एंटीबायोटिक में डिप की हुई, जैसे कहीं पे पेनिसिलिन में डिप की हुई कागज का टुकड़ा, वो सोख्ता कागज होता था ना, आप लोगों में से जिन लोगों ने ब्लॉटिंग पेपर का नाम सुना होगा, सोख्ता कागज, पहले स्याही से लिखते थे, पेन यूज करते थे ना स्याही वाले, स्याही कहीं गिर जाए तो उस ब्लॉटिंग पेपर से स्याही सुखा लेते थे। तो वो ब्लॉटिंग पेपर को एंटीबायोटिक में डिप करके छोटे छोटे टुकड़े उसके, बहुत जैसे लड़कियां बिंदी लगाती हैं माथे पे, उतने छोटे छोटे टुकड़े कल्चर मीडियम में रख देते हैं और उनके पास आपके यूरिन की सैंपल की एक एक बूंद टपकाते हैं। तो जिस एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया नहीं पैदा होंगे तो वो एंटीबायोटिक नोट कर लिया जाएगा कि इस एंटीबायोटिक वाली ब्लॉटिंग पेपर के टुकड़े के आसपास बैक्टीरिया नहीं पैदा हुए, अर्थात ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारने में सक्षम है। तो इस तरह से डॉक्टर समझ जाते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक देनी चाहिए तो ये बैक्टीरिया मरेंगे। तो गुरुदेव ये बता रहे हैं कि जीवाणु खाद्य के रूप में जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं वह पचकर रूपांतरित हो जाता है, वह पचकर रूपांतरित हो जाता है, इसे ही चयापचित होना कहते हैं। जो आप खाना खाते हैं वो आपके पेट में जाकर के एंजाइम्स के द्वारा पचाया जाता है, आंतों में पचाया जाता है, फिर वो एब्जॉर्ब हो जाता है। इसको आपके शरीर की मेटाबॉलिक पावर कहते हैं। मेटाबॉलिज्म में दो पार्ट होते हैं, चया उपचय, अर्थात एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके बड़ा मॉलिक्यूल बनाना, और कैटाबॉलिज्म मतलब जैसे आपने आलू खाया, चावल खाया, इसमें स्टार्च है, स्टार्च को तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में अर्थात कार्बोहाइड्रेट में अर्थात ग्लूकोज में तोड़ दिया, तो ये कैटाबॉलिज्म। और मान लीजिए आपने प्रोटीन खाई तो प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा आंतों में, तो वो कैटाबॉलिज्म हुई और वो एमिनो एसिड्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो गई शरीर के अंदर। अब ये तरह तरह के एमिनो एसिड्स जो हैं ये वापस अपनी जरूरत के हिसाब से, जैसे आपके बाल काले हैं तो उसमें मिलानिन चाहिए काले रंग का, तो वो जो काला रंग है उसके लिए जो प्रोटीन का सीक्वेंस चाहिए होगा वो बना लिया। जैसे किसी बच्चे के माता पिता की आंखें नीली हैं तो उस बच्चे की आंखों में जो प्रोटीन बनाई जाएगी वो नीले रंग की होगी, तो अलग तरह के एमिनो एसिड्स चाहिए। तो ये अलग अलग तरह की चीजों के निर्माण में अलग अलग एमिनो एसिड्स चाहिए, तो अमीनो एसिड्स को जोड़ के प्रोटीन बनाना ये एनाबॉलिज्म, और प्रोटीन को तोड़ करके उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करना तो ये कैटाबॉलिज्म। इसी को चयापचय कहते हैं, ये मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जीवाणुओं की प्रत्येक नस्ल एक दूसरे से भिन्न होती है। इस भिन्नता का कारण जिस खाद्य का जीवाणु प्रयोग करते हैं, जिन पदार्थों का विच्छेदन करने में समर्थ होते हैं और रासायनिक ऊर्जा स्रोत अर्थात सूर्य से वे जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उनकी मात्राओं की भिन्नता होती है, क्योंकि खाद्य पदार्थ व ऊर्जा की मात्रा का संयोग हर बार भिन्न भिन्न संभव है, इसलिए जीवाणुओं की नस्लें भी परस्पर भिन्न होती हैं।
यहाँ पे गुरुदेव एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको। जापान में एक साइंटिस्ट हुए, एक संत हुए। जापान में एक संत हुए, वो एक संतरे के पेड़ के नीचे रहते थे और उन्होंने अपने पूरे जीवन संतरे के अलावा और कुछ नहीं खाया। तो जो उनके आगंतुक उनसे जो मिलने आते थे, वो उनका कहना था कि संत जी के शरीर से संतरे की खुशबू आती है। यही बात, क्योंकि उन्होंने जीवन भर एक ही फल खाया, संतरा, इसके अलावा कुछ खाया ही नहीं। तो जो संतरे की प्रोटीन है, वो संतरे की गंध में जो केमिकल्स हैं, वो सब उनके टिश्यूज में भी शामिल हो गए। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि जीवाणुओं में फर्क होता है। जीवाणुओं की एक नस्ल दूसरे से अलग होती है। इस भिन्नता का कारण है कि जिस खाद्य का जीवाणु प्रयोग करते हैं, जिन पदार्थों का वो विच्छेदन करने में समर्थ होते हैं और रासायनिक ऊर्जा स्रोत अथवा सूर्य से वे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उनकी मात्राओं की भिन्नता होती है। क्योंकि खाद्य पदार्थ व ऊर्जा की मात्रा का संयोग हर बार भिन्न भिन्न संभव है, इसलिए जीवाणुओं की नस्लें भी भिन्न भिन्न होती हैं। आप जो कुछ खाते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये तो सही है। पर आप सोचिए, मानव शरीर में दो कोशिकाएं मिलकर के, एक स्पर्म और एक ओवम मिलकर के एक बच्चे का निर्माण करती है। और वो बच्चा पैदा होते समय लगभग 45 सेंटीमीटर का है, और जब बड़ा हो गया 17-18 साल का, तो वो 5.5 फुट का एक आदमी बन गया। तो ये छोटा बच्चा 5.5 फुट का आदमी कैसे बनता है? जो कुछ वो खा रहा है, उसकी आत्मा के चारों ओर वही अन्न जमा हो रहा है। जो खाएंगे वही अन्न जमा होगा, उसी तरह का नेचर होगा। यहां से एक पॉइंट और निकल के आता है। आप में से जो भी लोग गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं, तो जब आप क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो यंग बच्चे अक्सर एक सवाल पूछते हैं, नॉनवेज क्यों नहीं खा सकते? आप उनसे तत्काल कहिए कि नॉनवेज में जो भी आप खाते हैं, उसके जीव के मारे जाते समय उसके अंदर जो भय, उसके अंदर जो दुख, करुणा और असहनीय दर्द, इन सब के कारण जो केमिकल्स निकल रहे हैं, वो भी आप खा रहे हैं, और वही आपके शरीर में इनकॉर्पोरेट हो रहा है। गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान के भाग 3 में ये क्लियरली लिखा है कि हमारी आत्मा के ऊपर 5 आवरण होते हैं: अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो इसमें जो अन्नमय कोश है, ये अन्नमय कोश हम जो अन्न खाते हैं उसके सूक्ष्म भाग से बनता है। जैसा खाएंगे अन्न, वैसा ही आपका अन्नमय कोश हो जाएगा। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं, तो आज नहीं तो कई जन्मों के बाद, क्योंकि आपका अन्नमय कोश खराब हो गया, तो कई जन्मों के बाद भी बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें बीमारी हो क्यों रही है। तो गुरुदेव ने यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्लियरली आपको बताया कि जो भिन्नता है जीवाणुओं की नस्लों में, वो इसलिए भिन्नता है कि वो अलग अलग खाद्य का प्रयोग कर रहे हैं और अलग अलग रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करने का स्रोत है। जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उनका इनकॉर्पोरेशन खाद्य पदार्थ में और ऊर्जा की मात्रा में के मिलने जुलने में जो डाइवर्सिटी है, वो अलग अलग नस्लों को पैदा कर रही है। दाल रोटी साग आदि का स्वाद बिगड़ जाना। गुरुदेव यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भोजन पदार्थ बाहर रखने पे खराब हो जाते हैं, दाल रोटी साग आदि का स्वाद बिगड़ जाना, दूध का खराब हो जाना, रोटी में फफूंदी आ जाना, अचार वगैरह को फफूंदी लग जाना, इन सब का कारण सूक्ष्म जीव ही होते हैं। ताजे संतरे का रस निकाल कर खुली हवा में रख दें तो 2-3 दिन में खराब हो जाएगा। यदि वही रस कांच की बोतल में इस तरह से रख दिया जाए कि उसमें कुछ थोड़े से प्रिजर्वेटिव्स मिला दिए जाएं, तो और उसका ढक्कन बंद कर दिया जाए, एयर टाइट कर दिया जाए, तो वहां सूक्ष्म जीवी हवा के साथ पहुंच नहीं पाएंगे, तो वो काफी दिनों तक वैसा ही ताजा बना रहेगा। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि जो हमारी भोज्य पदार्थ, जो दाल रोटी सब्जी आदि बिगड़ जाती हैं, उसका कारण भी यही है कि सूक्ष्म जीवी उसमें पैदा होकर के अपनी वृद्धि करते हैं। बहुत सारे सूक्ष्म जीवी भोज्य पदार्थ को खराब कर देते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। गठिया तथा अन्य सूजन वाले रोगों के इलाज के लिए एड्रिनल हार्मोन की जरूरत पड़ती है। आपने कभी अपने आस पड़ोस में कुछ लोगों को देखा हो जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसे गठिया कहते हैं, तो उसके इलाज के लिए स्टेरॉइड की जरूरत पड़ती है। स्टेरॉइड जो है एड्रिनल हार्मोन से बनते हैं। वृद्धावस्था में विशेषकर और विशिष्ट परिस्थितियों में किसी भी उम्र में
प्रतिस्थापन चिकित्सा, प्रतिस्थापन चिकित्सा कहते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में। जैसे महिलाओं में 45 साल से लेके 55 साल के बीच में महीना बंद हो जाता है, जब उनके ओवरी से ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है और उनका मीनोपॉज आ जाता है, तो मीनोपॉज के बाद उनके शरीर में हार्मोन्स की कमी होती है। तो प्राचीन काल में विदेशों में खासतौर से और फिल्म एक्ट्रेसेस और सुंदर दिखने की इच्छा रखने वाली स्त्रियां हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती थी ताकि हम दिखने में जवान लगे। हालांकि उसके साइड इफेक्ट भी हैं। 1600 स्त्रियों में से एक स्त्री को कैंसर का भी खतरा रहता है, पर इसके बावजूद वो लोग HRT लेते थे, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते थे। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि वृद्धावस्था में विशेषकर और विशिष्ट परिस्थितियों में किसी भी उम्र में प्रतिस्थापन चिकित्सा रिप्लेसमेंट थेरेपी में पुरुष तथा स्त्री को नव शक्ति देने के लिए हार्मोन जरूरी होते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं में शारीरिक ऊतकों के विकास के लिए भी हार्मोन जरूरी होता है। शल्य चिकित्सा के समय ऊतकों को जो क्षति पहुंचती है, जब ऑपरेशन किया जाता है तो जो काटपीट होती है उससे जो टिश्यूज को नुकसान पहुंचता है, उन्हें पुनर्लाभ के लिए प्रेरित करने हेतु मनुष्य को इन हार्मोनों की जरूरत पड़ती है। आपके घरों में जो बड़ी उम्र के माता पिता होंगे, उन लोगों को कभी अगर कमजोरी महसूस हो और आप अपने फिजिशियन के पास लेके जाएं कि साहब हमारे माता पिता को कमजोरी लग रही है, तो वो कमजोरी के लिए अक्सर एक हार्मोन लिखते हैं, डेकाडीवाबोलिन। एक इंजेक्शन आता है एड्रिनल, जो एनाबॉलिक हार्मोन्स होते हैं, तो वो डेकाडेवाबोलिन का इंजेक्शन लगवा दीजिए, तो वो वृद्ध व्यक्ति को 3-4 महीने के लिए बहुत ताकत महसूस होगी। ये वास्तव में ताकत आती है शरीर में, ये पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस मिला देते हैं बॉडी को 2-3 महीनों के लिए। और ये इतनी ताकत देते हैं कि ओलंपिक में जब कोई खिलाड़ी भाग लेते हैं, तो जितने भी खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेते हैं सबके पेशाब की जांच होती है, जिसे आप लोग डोप टेस्ट के नाम से जानते हैं। डोप टेस्ट, ये डोप टेस्ट में केवल यही पता लगाया जाता है कि ये खिलाड़ी सामान्य खाना खा के आया है या इसके साथ में एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगवा करके आया है। तो ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो मैंने बताया कि आप अपने वृद्ध माता पिता को लगवा सकते हैं, डेकाडेवाबोलिन का इंजेक्शन 400-500 रुपए का आता है, 100 mg एक इंजेक्शन लगवा दीजिए, तो इसके बाद आप 2-3 महीनों के लिए उनमें बहुत ताकत पाएंगे। वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, हमें वास्तव में ताकत आ गई, शरीर मजबूत लग रहा है। तो ये जो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी होते हैं, उनके पेशाब की जांच होती है यही देखने के लिए कि ये हार्मोन का इंजेक्शन तो लगवा के नहीं आ गए। जबकि पशुओं में मांस उत्पादन की वृद्धि हेतु हार्मोन दिए जाते हैं। परिवार नियोजन हेतु निरोधक गोलियां बनाने के लिए भी हार्मोन जरूरी होते हैं। तो जो फैमिली प्लानिंग की टैबलेट्स होती हैं, जो लड़कियां खाती हैं विवाह के पश्चात बच्चा ना होने देने के लिए, उनमें भी माइल्ड डोज में ये हार्मोन्स होते हैं। इन हार्मोनों को प्राप्त करना अब तक बहुत ही कठिन था। यही यही लाइन से गुरुदेव बता रहे हैं कि सूक्ष्म जीवों के बारे में इतना कुछ क्यों बताया उन्होंने। अभी तक तो उन्होंने बताया कि सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, क्या क्या करते हैं, है ना। अब वो बता रहे हैं कि हम उनका यूज कैसे कर सकते हैं अपने सभ्य समाज के निर्माण में। इन हार्मोनों को प्राप्त करना अब तक बहुत ही कठिन था। हाल ही में सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में हुई खोज ने इसे सरल बना दिया है। एक ऐसे जीवाणु समूह, बैक्टीरिया का ग्रुप तथा रासायनिक की खोज की गई है जिनके गुणों के कारण एंड्रोस्टोन नामक पदार्थ का उत्पादन संभव हो सका। इस एंड्रोस्टोन को आसानी से रूढ़ हार्मोनों में बदला जा सकता है। इस प्रक्रिया के औद्योगिकरण से ऊपर लिखे सभी हार्मोन सुलभ हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब ऐसे बैक्टीरिया की खोज हो गई है जो ऐसा केमिकल बनाएंगे जिससे ये हार्मोन्स बनाए जा सके। इन हार्मोन्स का प्रयोग शरीर को मजबूत करने में, इन हार्मोन्स का प्रयोग फैमिली प्लानिंग की टैबलेट्स बनाने में किया जा सकता है। इसी तरह अभी तक भेड़ की ऊन की जो फैट होती थी, उससे कोलेस्ट्रॉल नामक एक पदार्थ प्राप्त कर उसे रूढ़ हार्मोनों में बदला जाता था। पर परंपरागत रासायनिक विधियों से इस कोलेस्ट्रॉल को हार्मोन में बदलना बहुत कठिन होता था। कुछ समय पूर्व ऐसे सूक्ष्म जीवी खोज निकाले गए हैं जो कोलेस्ट्रॉल को हार्मोनों में बदलने में मददगार हुए हैं। यहाँ पे फिर गुरुदेव हमें एक बात बता रहे हैं कि अभी तक कोलेस्ट्रॉल जो था उसको हम प्राप्त करते थे भेड़ की ऊन की फैट से, लेकिन अब जीवाणुओं के द्वारा भी प्राप्त होने लगे हैं।
तो आज के लिए इतना ही। आगे की कक्षा में हम लोग फिर इस स्वाध्याय को प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। आज की कक्षा में जीव विज्ञान पे बहुत ही कठिन विषय को छुआ है गुरुदेव ने, और ये इतना कठिन है कि इवन जो जीव विज्ञान पढ़ चुके होंगे आप सब, उनको भी ये लग रहा होगा कि नहीं साहब ये तो बहुत कठिन हो गया, है ना। तो इसमें आप ऐसा समझें कि गुरुदेव ने हमें यहाँ पर जीव विज्ञान की इतनी गहन जानकारी दी है कि जीवित जो है प्राणी वो एक कोशीय से लेकर के बहुकोशीय होते हैं, और जो निर्जीव हैं वो जीव हैं, उनके बीच की एक कड़ी के रूप में वायरस है। वायरस में एक कोशिका भी नहीं है, क्योंकि कोशिका के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप एक कोशिका को समझें जैसे एक कमरा है, तो उसके अंदर सेंटर में तरबूज के बराबर एक नाभिक है। नाभिक के अंदर भी एक चीज है, नाभिक को कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है। समझिए कि तरबूज के अंदर एक छोटा सा नींबू रखा हुआ है, तो न्यूक्लियोलस जो है उसमें प्रोटीन बनती है। नाभिक के अंदर गुणसूत्र होते हैं, जिससे बच्चों के अंदर माता पिता के गुण जाते हैं। और जो पूरा कमरा है उसमें साइटोप्लाज्म भरा है, उसमें कहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया है जो सेल का पावर हाउस है, कहीं पे लाइसोसोम है जो भोजन को पचाने के एंजाइम है, कहीं पे कुछ इस तरह की चीजें हैं। जबकि वायरस में क्या है, कुछ नहीं, बस एक प्रोटीन का कवर और अंदर डीएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, या अगर वो आरएनए वायरस है तो बाहर प्रोटीन का कवर और अंदर एक आरएनए। इस वायरस को कभी बच्चा पैदा करना होगा तो इसे किसी सेल के अंदर घुसना पड़ेगा, जो किसी बहुकोशिकीय प्राणी में है। जैसे कि मनुष्य के अंदर कोई वायरस घुस गया तो वो वायरस उसकी सेल्स में जा करके और मनुष्य की कोशिका को बाध्य कर देता है कि जो मुझे चाहिए आरएनए वो बनाओ, जो मेरी प्रोटीन का कवर है वो बनाओ। तो वो बेचारी मनुष्य की कोशिका, जैसे आतंकवादी आपके घर में घुस जाए और बंदूक की नोक पे सब करा रहा है, तो मनुष्य की कोशिका चुपचाप वही बनाने लगती है जो वो कह रहा है वायरस, और बहुत सारे वायरस बन जाते हैं, इतने सारे कि कोशिका फट जाती है और बहुत सारे वायरस चले जाते हैं। फिर वो नई कोशिकाओं को इन्फेक्ट करते हैं, उनको भी बाध्य करते हैं। इस तरह से वायरस बढ़ते चले जा रहे हैं तब तक जब तक कि हमारी इम्यून सिस्टम उसको मार ना डाले। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति।